अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। एनआरओ ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन वो इमरान खान ही क्या जो यू टर्न न लें। बकौल इमरान खान, लीडर वो होता है जो यू टर्न ले। इसलिए खान साहब ने यू टर्न लेते हुए ऑपोजिशन के साथ साथ हुकूमत को भी एनआरओ दे दिया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को भरपूर फायदा होगा। ताजिर और ब्यूरोक्रेसी को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। विफाकी और सूबाई काबीना, कमेटीज, काउंसिल्स, कमीशंस और बोर्ड फैसलों पर नैब इख्तियार ख़त्म हो गया। टैक्स केसेस, इज्तिमाई फैसला साजी, तरीक़ाकार की गलती नैब दायरे इख्तियार से निकल जाएंगे। अच्छी नीयत से सरकारी उमूर निपटाने और बराह रास्त माली फ़ायदा न लेने के केसेस भी नैब इख्तियार से खारिज होंगे। यानी ये तय हो गया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल, NEC, NFC, एक्नेक, CDWP, PDWP के फैसलों पर अब नैब का इख्तियार नहीं होगा। नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली के बाद नैब को चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक तहकीकात ख़त्म करना होंगी, यानी जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को इससे बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सकता है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के खिलाफ रेंटल पावर प्लांट्स में रेफरेंस भी प्रोसीजरल कार्रवाई के ज़ुमरे में शामिल होता है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG टर्मिनल केस, साबिक़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक़ गवर्नर मेहताब अब्बासी के खिलाफ PIA में गैर कानूनी भर्तियों समेत कई बड़े केसेस पर असर पड़ेगा। रावलपिंडी रिंग रोड तहकीकात भी मुतासर हो सकती हैं, यानी जिन केसेस की वजह से अपोजिशन के अहम तरीन रहनुमाओं ने जेलें काटी, मुस्तकबिल में इस तरह के केसेस अब तहरीक इंसाफ के वज़रा पर नहीं बन सकेंगे। नए ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिले ज़मानत होंगे। सिर्फ एहतिसाब अदालत के पास ज़मानत या मुल्ज़िम की रिहाई का इख्तियार होगा। नैब के मुल्ज़िम को करप्शन की रकम के मसावी ज़र ज़मानत जमा करने पर ज़मानत मिल सकेगी। नए कानून के मुताबिक नैब अदालतें करप्शन केसेस का रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल करेंगी और 6 माह में फैसला सुनाया जाएगा। रेफरेंस से पहले और रेफरेंस दायर होने के बाद चेयरमैन नैब को मुकदमा ख़त्म करने का इख्तियार होगा। ताहम चेयरमैन नैब को हर रेफरेंस दायर करने से पहले प्रोसिक्यूटर जनरल से तहरीरी मुशावरत करना लाजिम होगा। इसके अलावा अब हुकूमत चेयरमैन नैब को तौसीद दे सकती है जब तक नए चेयरमैन का तकर्रुर इत्तेफाक राय से न हो जाए। मौजूदा चेयरमैन नैब काम जारी रखेंगे। पुराने कानून के तहत वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चेयरमैन नैब तैनात करना होता था, मगर अब सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। सुहेल रशीद प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे हैं समा के। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। ये बताइएगा कि आमदन से ज़ायद असासों के केसेस के अलावा दीगर सियासी शख्सियात के खिलाफ तमाम रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो जाएंगे? किरण, इसको अगर हम बहुत आसान अल्फाज में अपने नाजरीन को समझाएं तो जो 21 साल से नैब का कानून चल रहा था उसमें सेक्शन 4 जो है वो ये बताती थी कि किस किस पर ये लागू होगी। उसमें सिर्फ 3 लाइनें लिखी हुई थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर ये इसका नफाज होगा और उसके अलावा जो भी लोग सरकारी या अवामी ओहदों पर रहें उन पर भी। अब जो कल तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसमें इस सेक्शन 4 के साथ अगर मगर करके 4-5 एक्सेप्शंस वो शामिल की गई हैं, जिसमें से कई बड़े बड़ों को इसमें से रियायत मिलती नजर आएगी। इमरान खान ने अगरचे कहा था कि NRO किसी को नहीं दूंगा, ठीक है, उन्होंने NRO नाम के किसी पेपर के ऊपर अगरचे साइन नहीं किए, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है इसको जब हम अप्लाई करके देखते हैं इसमें सेक्शन 4 के साथ अब लिख दिया गया जी कि जो विफाकी और सूबाई हुकूमतों के टैक्स केसेस हैं वो नैब पर का दायरा इख्तियार खत्म चलें, ये तो नैब पहले भी नहीं कर रहा था। उसके साथ ये कह दिया गया जी कि जिनकी फोरम से मंजूरी हुई है, विफाकी काबीना ने किसी चीज़ की मंजूरी दी उस पर नहीं होगा, सूबाई काबीना ने मंजूरी दे रखी है फिर भी नहीं होगा। इसके अलावा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जिसने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की मंजूरी दी थी उसका फैसला भी अगर मौजूद है तो इज्तिमाई दानिश से, यानी कि ये फैसला हुआ है किसी एक शख्स का नहीं है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। अब इसको जब हम केसेस पर फर्दर अप्लाई करते हैं तो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का तो हमने नाम ले लिया, LNG टर्मिनल मुख्तलिफ फोरम से उसकी मंजूरी हुई, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें अब अच्छी नीयत भी देखनी है नैब को कि अच्छी नीयत से काम हुआ था, बाद में भले मुल्क का नुकसान हो गया क्योंकि साथ ये शर्त भी रख दी गई है कि डायरेक्ट अगर उसने माली फायदा लिया है किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने तब तो नैब कार्रवाई करेगा, लेकिन अगर माली फायदे के सबूत मौजूद नहीं है शवायद तो कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अब ऐसा बहुत ही कम होता है व्हाइट कॉलर क्राइम में कि कोई भी अपने अकाउंट में वापस कोई भी चीज़ करके रकूम वसूल करे, तो इसका फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी को भी होने जा रहा है। अगर फ़र्ज़ किया बतौर सेक्रेटरी में कोई साइन कर देता हूँ कि पाकिस्तान को फ़लाँ मुल्क से ये गैस खरीदनी है,
कल को वो जाके 50 साल के लिए पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है, वो मेरा एक साइन। सुहेल साथ ही मौजूद है, ये हमने इस पर बात करनी है। फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर नैब कवानीन में तरमीम आप लोगों ने किया है सर, 3 साल बाद किया है। आपको नहीं लगता कि ये पहले होनी चाहिए थी सर? शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल जैसे बड़े नाम जिन्होंने जेलें काटी हैं सर, उनको रिलीफ मिलता सर। देखिए बात सही है आपकी, पहले भी हो सकती थी, लेकिन आपको याद होगा कि पहले भी ऑर्डिनेंस आया था। आज से 2 साल पहले हमने तो नैब में ऑर्डिनेंस दे दिया था और उसका भी मकसद यही था कि रिलीफ जो है वो मिले। उसके बाद जब उसको पेश किया गया इधर असेंबली में मंजूरी के लिए, तो अपोजिशन ने उसको इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि वो कह रहे थे कि हमारे सारे केसेस जो है उसके ऊपर आप लेके लॉ के वो निकले। हमारा नुक्ता नज़र प्राइम मिनिस्टर साहब का जो शुरू से रहा है वो ये रहा है कि देखिए नैब एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब इस एजेंसी को जो ट्रिवियल इश्यूज हैं, छोटे इश्यूज हैं, उनमें नहीं हाथ डालना चाहिए, प्राइवेट इश्यूज पे हाथ नहीं डालना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग करप्शन हुई है उसको वो हाथ डाले और उसके मुताबिक जो है उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाए। अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इनसे ये मौका मिलेगा नैब को कि ये जो बड़े चोर हैं या जो बड़े मुकदमात हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचा सके, और जहाँ पे करप्शन के बड़े केसेस जिसके ऊपर फिर हमने जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर जनरल के इख्तियारात जो हैं उनमें इजाफा किया है। बुनियादी तौर के ऊपर तो देखें ना, 3 बड़ी चीजें हैं। नंबर 1 ये है कि आप सिर्फ हुकूमत में जहाँ पैसा करप्शन हुई है आप उसको पकड़ेंगे, प्राइवेट अफेयर्स में आप नहीं आएंगे। नंबर 2 टैक्स के केसेस आप नहीं करेंगे, वो एफबीआर करेगी, क्योंकि एफबीआर को हमने तगड़ा कर दिया है। नंबर 3 ये है कि जो प्राइवेट फ्रॉड के केसेस हैं वो एफआईए करेगी, वो नैब नहीं करेगी। ये मेन चीज है सर। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ सर, बहुत अच्छी चेंजेस हैं, लेकिन बैसियत हुक्मरान आपको इस बात का अफसोस है सर कि जो चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी वो 3 साल के बाद हो रही हैं, और जो कैबिनेट की मंजूरी से मामला तय पाए, जिनका मैंने नाम भी लिया, एहसन इकबाल या शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग, इनको जेलें ना काटनी पड़ती सर? नहीं, खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल तो अब भी केसेस का सामना करेंगे ना। ये तो उनके ऊपर ये केसेस थोड़ी हैं कि उन्होंने कोई अपना वो नहीं किया, वो तो अभी देखेंगे, प्रोसिक्यूटर जनरल उसका जायजा लेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है कि इनके केसेस को तो कोई उसका जो है वो नहीं, इन पे जो है वो असर होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो बाकी इनके मुकदमात जो चल रहे हैं अभी, मसलन आपने जो अभी ये सुर्खी लगाई है जहांगीर तरीन और शौकत तरीन और खुसरो बख्तियार को मसलन फायदा होगा, उन पे क्या केसेस हैं जिसमें उनको फायदा होगा? मतलब आपने सुर्खी लगाई है, ये मुझे आप बताएं उन पे क्या केसेस हैं जिसमें उनको फायदा होगा? सर शुगर कमीशन में नाम आए थे सर खुसरो बख्तियार के भाई, उनके भाई सब्सिडी की वजह से सर, सब्सिडी तो काबीना ने दी थी ना सर। सब्सिडी काबीना ने जो दी थी उसका फायदा जो है उसका खुसरो बख्तियार को क्या फायदा होगा? वो तो कैबिनेट के मिनिस्टर्स के ऊपर केस है ना, उन पे तो केस नहीं है सर। खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन दोनों के ऊपर नैब तहकीकात नहीं कर रहा सर? नहीं, नैब तो तहकीकात नहीं कर रहा उसके ऊपर, उस पर तो एफआईए तहकीकात कर रही है। एफआईए जो है वो केसेस को कर रही है। जो सब्सिडीज के केसेस हैं वो तो अगर सब्सिडी मिसयूज होनी है वो तो उन्होंने करनी है ना। सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, सब्सिडी के मामले पर सर, सब्सिडी के मामले पर ये केस नैब को रेफर नहीं किया गया सर? नहीं, ये तो एफआईए कर रहा है इस वक्त ये केस। सही। अब सर इसका इतलाक कब से होगा सर, इसका, इस ऑर्डिनेंस का? ये तो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। फौरी तौर पर? अच्छा। अब सर चेयरमैन नैब के हवाले से सर, उनको आपने तौसी दे दी जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब का लाया हुआ था सर। अब इसके ऊपर उनको आप कहते हैं कि ये करप्ट हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। शहबाज शरीफ साहब से आप लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो वज़ीर आज़म साहब का उसूली फ़ैसला है, लेकिन शायद खाकान अब्बासी के लाए हुए चेयरमैन नैब को सर आप लोगों ने तौसी दे दी है सर। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता आपका रिसर्चर कौन है, लेकिन इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद आपने फौरी तौर पे उसको नौकरी से निकाल देना है, क्योंकि देखिए उसको बेसिक रिसर्च का भी नहीं पता कि इस अमेंडमेंट में तोसी तो दी ही नहीं गई। इस अमेंडमेंट में हमने क्या किया है, सिर्फ कंसल्टेशन का कायम मकाम सर, कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं, कायम मकाम भी नहीं है। हमने सिर्फ ये किया है कि कंसल्टेशन का तरीकाकार चेंज किया है और ये कहा है कि जब नया चेयरमैन जब आ जाएगा उससे पहले देखे ना इशू क्या है।
अगर आज नैब का चेयरमैन फारग हो जाए तो नैब जो है वो प्रैक्टिकली वो डिफंक्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अगला चेयरमैन आने में 6 महीने लग जाए, तो आप मुझे बताएं ये इदारा जो है उसको 6 महीने आप कैसे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे? अग्री सर, लेकिन इनकी जगह आप कायम मकाम चेयरमैन लगा सकते थे ना सर, इन्हीं को ही तौसी देना जब तक नए चेयरमैन मुकर्रर नहीं हो जाते सर। नहीं, कायम मकाम नहीं ना लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो नैब का जो चेयरमैन है वो आपने परमानेंट अपॉइंट करना है, वो कायम मकाम अपॉइंट नहीं करना, इसलिए उसकी कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो चेंज किया गया। सही। अच्छा सर, अभी भी ये जो ऑर्डिनेंस नैब का आया है सर, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हो या शहबाज शरीफ साहब हो, इनकी जानिब से या तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है या फिर इनकी जानिब से कंडेम किया जा रहा है सर, मजम्मत की जा रही है इस चीज़ की। तो फिर इस पर आगे, अभी तो ऑर्डिनेंस आ गया, आगे इस पर फिर लेजिस्लेशन कैसे होगी सर? असेंबली से पास कैसे करवाएंगे सर? नहीं, वो तो खैर जाहिर है हमारी अक्सरियत है, वो तो हम पास तो करा लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम ये कह रहे हैं कि जो नैब की जो इस वक्त जो भी अमेंडमेंट्स आनी है या जो भी आया है, ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो पहले अपोजिशन की तरफ से भी डिमांड होती थी। अब जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर इसमें और इजाफा करना है, इनको चेंज करना है, उसके मुताबिक हम आगे जो है वो एक्ट जो लाएंगे उसमें मजीद अपोजिशन के साथ हम बातचीत करके जो है वो ले आएंगे। हमारा मकसद तो ये है ना कि एक रिफॉर्म्स की तरफ हम जाएं, इस्लाहात। अब देखें ना, बिजनेस कम्युनिटी जो है उसका ये था कि ये आप अमेंडमेंट्स लेके आए। मीडिया के तमाम एंकर्स जो हैं वहाँ पे ये कह रहे थे कि ये अमेंडमेंट्स जो है वो हमें होनी चाहिए। अपोजिशन खुद कह रही थी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तो अब जब अमेंडमेंट्स ले आए हैं तो आपने फिर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया है अपोजिशन वालों ने। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको हमें जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है वो चलाएंगे और आगे अपोजिशन को फिर मैं दावत देता हूँ कि आइए बैठिए और आपको इनमें से जो चीजें पसंद नहीं है वो भी बता दें और जो मजीद चीजें लाना चाहते हैं वो भी बता दें। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम मौजूद थे। सुहेल, बहुत सारे ऐसे सवालात जिन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब तो आके उनको डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे कैसे किसी को रिलीफ मिल सकता है। तो अब नैब के इख्तियारात में कमी के बाद जो ये बड़े नामवर सियासतदानों को इससे फ़ायदा होगा क्या? केसेस बंद हो जाएंगे या किसी और इदारे को तहकीकात मुंतकिल होने का इम्कान है? और जो इंक्वायरीज अदालतों में है उनका क्या होगा, ज़रा बताइएगा। किरण, देखिए जो हमारे पास दस्तयाब ऑर्डिनेंस है, पहले तो बात उसकी कर लेते हैं। उसमें वाजे लिखा हुआ है कि इन फोरम से जो चीज़ मंजूर हुई है उसके ऊपर अब जो है नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होगा। तो हम उन्हीं फोरम्स को अप्लाई करके बता रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब हर बार यही कहते हैं अदालत में कि इसकी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मंजूरी दी हुई थी। दूसरी बात, फवाद चौधरी साहब ने जो ये कही है कि नैब इस पर कोई तहकीकात ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। शुगर स्कैंडल जो आया था उसमें जो वाजिद ज़िया साहब की इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने 6 मुख्तलिफ महकमों को, मुख्तलिफ इदारों को ये इंक्वायरी भेज रखी है। सब्सिडी का मामला न सिर्फ नैब तहकीकात कर रहा है, इरफान मंगी साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, चेयरमैन नैब को बाकायदा रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं और उसमें कई लोग जावेद कियानी समेत पेशियां भुगत चुके हैं। नैब रावलपिंडी के ऑफिस में पेश हो चुके हैं, हम उन्हें कवर कर चुके हैं और उनको समन जाते हैं। और रेड भी किया गया लाहौर में मुख्तलिफ ऑफिस को नैब रावलपिंडी की जानिब से, और वहाँ पर ये तहकीकात जारी हैं। FIA जो कर रहा है वो जो शुगर को स्मगल करने का है एक्सपोर्ट के नाम पर, उससे मुतल्लिका तहकीकात FIA के पास हैं। जो सब्सिडी का मामला है ये नैब को ही रेफर किया गया था। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मुसाबकती कमीशन है वो भी इसको देख रहा है, मुख्तलिफ इदारे इसको देख रहे हैं। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि नैब के पास तो ये केस है ही नहीं सिरे से। तो इसको तो हम बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, ये 6 डिपार्टमेंट्स को भेजी गई थी रिपोर्ट। अच्छा ये बताइए सुहेल, अब ये बताइए मुझे कि नए ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिल जमानत होंगे और एहतसाब अदालत ही जमानत दे सकेगी। अगर किसी पर 10 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है तो वो 10 करोड़ जमानत के तौर पर जमा करवाएगा तो ही उसे जमानत मिलेगी। जी ऐसा ही है। इस बार जो है एहतसाब अदालतों को ये जमानत का इख्तियार दे दिया गया है। पहले जो है हाई कोर्ट से रजू करना पड़ता था मुलजमान को, वहाँ से वो जाके जो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी या बाद अज़ गिरफ्तारी वो करवाते थे, लेकिन अब एहतसाब अदालत जो है इस मामले को देख सकेगी। और इस पर अभी किरण कुछ जो अदालती तशरीहात भी आनी है इस ऑर्डिनेंस के ऊपर, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि इस पर नैब का कोई पॉइंट ऑफ व्यू आया है सामने इस ऑर्डिनेंस पर? किरण, अभी ऑफिशियल तो सामने नहीं आया, लेकिन कुछ जराये से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि हम इस ऑर्डिनेंस की जब हमें एक प्रॉपर बाकायदा जो साइंड गजट में शायाशुदा कापी है वो मसूल होगी तो उस पर रिव्यू मीटिंग होगी। उस रिव्यू में तमाम केसेस का जायजा लिया जाएगा कि कौन कौन सा केस अब इस ऑर्डिनेंस के तहत चल सकना है, कौन सा ट्रांसफर होना है, वो खुद नैब दूसरे महकमों को ट्रांसफर कर देगा। और अब इस ऑर्डिनेंस में तो ये गुंजाइश भी दे दी गई है कि चेयरमैन नैब दायर हो चुका हुआ रेफरेंस
वापस ले सकते हैं इन कंसल्टेशन विद, यानी मुशावरत कर सकते हैं वो इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से, और फिर वो कोर्ट को रिकमेंड कर सकते हैं कि इस रेफरेंस को ही वापस कर दें क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं है। तो लिहाजा काफी सारी प्रोविजंस तो इसमें रख दी गई हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत का सुहेल रशीद प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज आने वाले ज़लज़ले शदीद तबाही हुई है, कम से कम 20 अफराद शहीद हुए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 बताई जा रही है। कोयटा समेत हरनाई, सिब्बी, पशीन, क़िला सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत, योब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सबसे ज़्यादा तबाही हरनाई में हुई है, जहाँ जो कि पहाड़ी इलाका है, जिसके बाइस रेस्क्यू में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। बिजली मुअत्तल होने की वजह से टॉर्च और मोबाइल फ्लैश लाइट्स की मदद से रेस्क्यू सरगर्मियाँ की जा रही हैं। बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मलबे में दबे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है या अभी तलात हैं, लोग दबे हुए हैं अंदर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दबा हुआ नहीं और कोई मिसिंग नहीं। जितने लोग ज़लज़ले की जद में आ गए थे, क्योंकि मिडनाइट रात 3 बजे मिडनाइट जो है ज़लज़ला आया था, और नॉट ओनली अरनाई बल्कि ऑलमोस्ट बलूचिस्तान के तमाम अजला में जो उसके जॉल्ट्स हैं, ट्रिमर्स हैं, वो महसूस किए गए। कोयटा में मैं खुद चूंकि मैं बैठा हुआ था, मजमूई तौर पर कितने अफराद जाबाक हो चुके हैं अभी तक? कितने अफराद शहीद हुए और कितने जख्मी? हमारी रिपोर्ट ये है कि 15 अभी तक जो ऑफिशियली मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, 15 शहादतें हुई हैं और 200 प्लस जो है इंजर्ड हैं। लेकिन उसमें से अक्सर जख्मी इस तरह के थे जो बिल्कुल माइनर उनके जख्म थे, और उन्हें जो है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट अरनाई के हॉस्पिटल और BHUs में उनको फर्स्ट एड की फैसिलिटी फराहम की गई और वो अक्सर वो डिस्चार्ज हो गए। लेकिन जो सीरियस थे फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट, PDMA, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पाक आर्मी के हमारे जवान, पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर, FC के हमारे जवान फौरी तौर पे ये सारे पहुंचे और रेस्क्यू के अमल में इन्होंने बढ़-चढ़ हिस्सा लिया। और यही वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, कैजुअलिटीज ज्यादा नहीं हुए। लियाकत साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसका अंदाजा है कितने घर होंगे? क्या मुतासिरीन को इमदाद दी जाएगी सर? कंपनसेशन इमदाद जरूर दी जाएगी। अभी 100 के करीब जो है ऐसे घर हैं जो कम्प्लीटली और पार्शली मिक्स कोलैप्स हुए हैं। चूंकि कच्चे मकानात हैं तो वो मुनद्दम हुए हैं। मजीद जो है प्रॉपर इसको असेस करने के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तमाम इमलाक को जो नुकसान हुआ है, लाइव स्टॉक को नुकसान हुआ है, कहीं कहीं लेड स्लाइडिंग की वजह से नुकसान हुए हैं, रोड ब्लॉकेज हुई है, रोड को भी हमने बहाल कर दिए हैं। लेकिन पूरा असेसमेंट करने के बाद जो भी लोगों को नुकसान हुआ है जानी व माली, बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी। अल्लाह ताला। तो सिचुएशन कुछ यूं है नाजरीन, क्या तारीख खुद को दोहरा रही है। सनाउल्लाह ज़हरी की तरह अब जाम कमाल को भी वज़ीर आला बलूचिस्तान के ओहदे से हटाने के लिए अंदरूनी बगावत तेज हो गई है। बलूचिस्तान काबीना के नाराज अरकान, 3 वज़रा, 2 मुशीर और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्तफ़ी हो गए हैं। नाराज अरकान वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद पेश करने की बात कर रहे हैं। 15 नाराज हुकूमती अरकान कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा ही कुछ माजी में हुकूमत में हो चुका है। सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी इसी अंदाज में अपने लोगों ने बगावत की और वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। जाम कमाल इस्तीफ़ा देने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब खबरें ये हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर क़यादत ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अगर वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ख़ास अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। वही अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो जो सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के रूह रवा रह चुके हैं। जिस तरह सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हंगामी दौरे किए लेकिन नाकाम हुए। कुछ इसी तरह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी कोयटा आकर नाराज रहनुमाओं को मनाने की अपनी सी कोशिश कर ली। लेकिन एक बार फिर बलूचिस्तान की सियासत पर बेयकीनी के बादल मंडला रहे हैं। असद बलोच मुस्ताफ़ी सूबाई वज़ीर हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत शहवानी तर्जुमान, वो भी साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, ऐसी इतलात, ऐसी खबरें आ रही हैं मेरे पास जो आप ही की जमात के बाप पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जो वज़ीर आला को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें। सोच रहे हैं वज़ीर आला मुस्ताफ़ी होने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी वज़ीर आला साहब न मुस्ताफ़ी होने के लिए सोच रहे हैं न मुस्ताफ़ी होंगे। और उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि 41 अराकीन पे मुश्तमिल कोलिशन गवर्नमेंट है और आउट ऑफ 41 जो मेजॉरिटी बनती है, अगर मेजॉरिटी उनके खिलाफ हो जाती है और उनको कहती है कि रिज़ाइन करें तो वो बिल्कुल अज़ खुद रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन जब तक मेजॉरिटी उनके साथ है
वो रिज़ाइन नहीं करेंगे और मेजॉरिटी अरकान जो है 27 इस वक्त बनते हैं आउट ऑफ 41, और उन सब ने जाम साहब से कहा है कि आप कंटिन्यू करें, हम आपके साथ हैं, और 3 साल में जिस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है उस विजन को, उस एक्सरसाइज को वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक सर, आप दावा कर रहे हैं अददी अक्सरियत मुकम्मल है आपके पास, तो फिर असद बलोच साहब आप क्यों सर मुस्ताफी हो गए? आप तो इस्तीफा लेने आए थे, हुकूमत अभी भी ये दावा कर रही है कि अददी अक्सरियत उनके पास ही है, तो फिर क्यों आपने इस्तीफा दे दिया सर? ख्वाहिशात में तो कोई कैदोबंद नहीं है, या कोई रॉकेट साइंस है नहीं, हिंद से इतने ज्यादा भी नहीं है कि उनकी गिनती में कोई गलती करे। 65 का ऐवान है जी जी, और इस 65 के ऐवान में इस वक्त जान साहब के पास सिर्फ 25 बंदे रह गए हैं। अगर हम 65 के ऐवान को अपनी तरीके से डिवीजन करें कि वो अपोजिशन के हैं, कुछ लोग मेरे साथ हैं, कुछ मेरे खिलाफ हैं, मैं समझता हूं कि इखलाकी तौर पे और आईनी और कानूनी तौर पे एतमाद हो चुका है। हाँ। सर आप कह रहे हैं वजीर आला के पास 25 की अददी तादाद है, हुकूमत कह रही है 41 की अददी अक्सरियत है। अब आप ये बता दें कि तहरीक अदम एतमाद की जो बात कर रहे हैं आप लोग, आपका ग्रुप कब लेकर आ रहे हैं? हम समझते हैं कि अगर उनके पास 33 लोग हैं, क्योंकि 65 के ऐवान में वजीर आला के लिए 33 वोट की जरूरत है, तो अगर उसके पास 33 वोट हैं तो एतमाद का वोट ले लें। हम आज भी गवर्नर से आपके लाएंगे कब सर? तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करके। आपके पास अददी अक्सरियत है तो आप लेकर कब आ रहे हैं तहरीक अदम एतमाद? मैं ये पूछ रही हूँ सर। हम तो अपना आज ही हमारा रात को मीटिंग है, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन तो मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आज के दिन से अगर वजीर आला बैठे हुए हैं, जो वो दस्तखत करेंगे, जो ऑर्डर करेंगे, वो कानूनी नहीं है, इसलिए कि उसको अददी एतमाद नहीं है। उनके पास 25 बंदे हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। सर सादिक संजरानी भी तो आए थे आपके पास, उनकी यकीन दहानी काफी नहीं है आप लोगों के लिए? देखिए, हम सियासी लोग हैं, बलूचिस्तान के कुछ रवायत भी हैं, कबायली हैं, यहाँ के अपना सियासी मिजाज भी लोगों के है, यहाँ की अपनी कल्चर है। वो आए, रिक्वेस्ट उन्होंने की, हमने दलील के साथ उनके साथ बात की, वो भी कन्विंस हुआ हमारी बातों से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वो वापस गए। हम असद साहब आप चाह क्या रहे हैं? सर आप चाह क्या रहे हैं कि क्या वजीर आला साहब अगर बराह रास्त आपसे बात करें तो फिर सर ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? ना 3 साल से तो वजीर आला से हमने काफी नेगोशिएशन की। 3 साल में उनको हमने मशवरा दिया कि गवर्नमेंट चलाना और बादशाह करने में बहुत फर्क होता है, और गवर्नमेंट में सारे लोगों को एतमाद में लेके आगे बढ़ना होता है। बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में चीज़ों को देख के सलाह मशवरा ज़रूरी था। उन्होंने अपने आप को अक्ल कुल समझ के सारे चीज़ों को लेके आगे बढ़े। अभी इस वक्त वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे पास अक्सरियत है। कल उन्होंने जो कैबिनेट की मीटिंग की, कैबिनेट के मीटिंग में सिर्फ 8 बंदे बैठे हुए थे, अक्सरियत किधर थी उसकी? बाकी तो नहीं है। तो हम समझते हैं कि वो इखलाकी तौर पर रिजाइन करे, इसी में बेहतरी है, सूबे की बेहतरी। सही सर। लियाकत साहब, सर गुफ्तगू सुन रहे हैं आप असद बलोच साहब की? सर ऐसी कौन सी डिमांड है इत्तेहादियों की, अपनों की, ऑपोजिशन की? सर कोई डिमांड आप लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सभी नाराज हैं सर आपसे, क्या ऐसी डिमांड कर रहे हैं? देखिए, असद बलोच साहब हमारे एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं बलूचिस्तान के, और एज अ कोलिशन पार्टनर 3 साल उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रही है। पूरे चीफ मिनिस्टर साहब का, हम साहब का हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं। गुजारिश ये है कि अगर ग्रीवेंसेस थे 3 सालों में, तो किसी कैबिनेट की मीटिंग में ही उन इश्यूज को उस वक्त रेज किया जाता, उसी वक्त बता दिया जाता कि क्या लूप होल्स हैं या क्या डिमांड्स हैं, कहाँ पे गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब को बताते, किसी मीटिंग में बताते। चीफ मिनिस्टर साहब अपने दोस्तों को सुनते हैं तो उसको एड्रेस कर लेते। मुझे हैरत सिर्फ इस एक बात पे है कि 3 साल बाद यकायक अचानक ये क्या हो गया। अच्छा लियाकत साहब, आप कह रहे हैं कि नहीं बात की गई, असद साहब कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से निगोशिएशन कर रहे हैं मुसलसल वजीर आला से। असद साहब क्या दावा कर रहे हैं? लियाकत साहब, आप लोगों ने तो कोई बात ही नहीं की, अपने ग्रीवेंसेस या अपने जो मुतालबात थे बताए नहीं वजीर आला साहब को? लियाकत साहब हमारे दोस्त हैं, भाइयों जैसा हैं,
लेकिन लियाकत कैबिनेट के मेंबर नहीं है। लियाकत सीएम सेक्रेटरीट में एक मुलाजिम है और वो अपनी तौर पे चीज़ों को तज्जिया करते हैं। तो ये नहीं है कि हमने जाम साहब को बताया नहीं, बहरहाल हमने बताया, जो गलतियों की हमने निशानदेही की तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं लाया आप लोगों ने। तो मीडिया में हम क्यों लाएं किसी चीज को? जब मीडिया में कोई चीज लाते हैं तो आप अभी हमने लाए 3 साल में जब बातें की, जो सुनाई नहीं गई चीजों को, एहतराम के साथ बात ही नहीं हुई। 3-3 घंटे लोग इंतजार करते रहे। लियाकत साहब, आई डोंट नो, ये वजीर आला साहब का स्टेटमेंट है, ये आपने स्टेटमेंट दिया है कि मामलात को आप मीडिया पर नहीं लेकर आए, शायद इस वजह से ये रंजिशें बढ़ रही हैं, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम में साहब आप मौजूद थे, असद बलोच साहब आप साथ मौजूद थे। सो नो मोर व्हाट मोर, पाकिस्तान का दौरा क्यों मंसूख किया? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन दौरा पाकिस्तान मनसूखी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एन वॉटमोर ने इस्तीफा दे दिया है। दौरा मंसूख करने पर वॉटमोर को बरतानवी वजीर आजम से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेटर और मुबस्सरीन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ECB चेयरमैन का मुआहदा 5 साल का था, लेकिन 13 माह में ही उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। इंग्लैंड ने रवा माह 13 और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान में मैचेस खेलने थे, मगर बगैर किसी ठोस वजह के इंग्लैंड बोर्ड ने टीम भेजने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राबता को ब्रीफिंग में बताया कि अगले हफ्ते तक न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। न्यूजीलैंड दौरा मनसूखी को दोबारा शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बका भारत के बल पर है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्बास शब्बीर। अब्बास, ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुस्ताफ़ी हो गए हैं, क्या अब तक उनकी तरफ से कोई वजह सामने आई? देखिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का प्रेशर है। पाकिस्तान का जो टूर कैंसिल हुआ उसका प्रेशर है। जिस तरीके से जो एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं और जो कॉलमिस्ट हैं इंग्लैंड के अंदर, जो साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से तनकीद की और जिस तरीके से बोरिस जॉनसन का आना और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने इस केस को जिस तरीके से प्लीड किया है, अटैकिंग मोड के अंदर हमने जिस तरीके से दुनिया में आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया हमारी आवाज़ को कि हम बेकसूर हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और उसके बाद आज ये मजबूरन वॉटमोर को रिज़ाइन करना पड़ा। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पहली बार किसी सियासी कमेटी के अंदर पेश हुए। किरण, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आज उनकी तरफ से जो है वो सियासी उस सेनेट कमेटी के अंदर देखी गई। अब्बास, रमीज राजा ने जो सेनेट में ब्रीफिंग दी है कि अगर भारतीय वजीर आजम ICC की फंडिंग रोक दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट 50% ICC फंड से आती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आज सेनेट की कायमा कमेटी शुरू हुई तो बेसिकली जो एजेंडा था वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टूर क्यों मनसूख हुआ उस पर ब्रीफिंग देनी थी। उसको कंटिन्यू करते हुए रमीज राजा ने ये बातें कही कि न्यूजीलैंड और जब ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिले तो उन्होंने बताया कि 5 आइज जो हैं वो मुदाखलत कर रही हैं और मुतासिर कर रही हैं सारे अमल को, और सिक्योरिटी का जो थ्रेड है वो भी उनकी तरफ से आया है जी। जिस पर आज रमीज राजा ने बड़ा क्लियरली और बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा, जैसे आपने बताया कि भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर वो इस तरह कर दे तो ये हो सकता है। साथ साथ उन्होंने जो ICC को खत लिखा है और जो उन्होंने बताया कि प्रेशर है बहुत ज्यादा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पर पाकिस्तान का, और इसी प्रेशर की वजह से शायद फिर एक ही तरह से बचा जा सकता है, जिसकी रमीज राजा पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ। लंदन में मौजूद नवाज शरीफ और इसहाक डार को पाकिस्तान में वैक्सीन लगने की रजिस्ट्रेशन हो गई है। सिर्फ यही नहीं, 3 साल कबल फौत होने वाली मरहुमा कुलसूम नवाज का नाम भी वैक्सीन लगवाने वालों में शामिल हो गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक इसहाक डार को मुल्तान और बेगम कुलसूम नवाज की वैक्सीनेशन एंट्री 5 अक्टूबर को मेलसी में हुई है। पे दर पे जाली एंट्रीज से जगहसाई हो रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत असल जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बजाय खबर देने वालों के पीछे पड़ गई है। समा के रिपोर्टर हैं दानियाल उमर, इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। कैसे हुकूमत ने रिपोर्टर को ही मुलजिम बना दिया है? दानियाल मेरे साथ मौजूद हैं। दानियाल, क्या करूं इस वाक़े पर? मुबारकबाद दूं आपको कि निशानदेही करने पर जहां आपको सराहा जाना था वहां पर FIR करवा दी हुकूमत ने।
किरण, यकीनन ये बहुत एक अफसोसनाक बात है कि जो रिपोर्टर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो अपनी ख़बर के लिए, अपनी ख़बर की सच्चाई के लिए, उसकी तहकीक, जो पूरी तस्दीक करने के लिए मुकम्मल तहकीक करते हैं। और वो तहकीक बनना ही मेरा जो है वो जुर्म बन गया, क्योंकि मुझे जो है वो एक कलीग ने बताया कि इसहाक डार और बेगम कुलसूम नवाज़ की वैक्सीनेशन से मुतल्लक भी सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रीनशॉट्स गर्दिश कर रहे हैं। आप इनको चेक कर लें। जिसके बाद मैंने उनको जब चेक किया 1166 पर भेजकर इसहाक डार की भी और बेगम कुलसूम नवाज़ की भी, तो वो वैक्सीनेशन जो है वो वाकई हुई भी थी। उनको एक एक डोज जो है वो कैंसाइनो वैक्सीन के साथ वो रजिस्टर हुए हुए थे। आज मुझे ये पता चलता है कि 1166 पर मैसेज करना जो है उसकी तस्दीक के लिए मेरा जुर्म बना है, और मुझे मेलसी के अंदर जो है वो एक मुकदमे के अंदर रजिस्टर किया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि दानियाल उमर जो कि लाहौर के रिहायशी हैं, इन्होंने जो है वो सबसे पहले इस वैक्सीनेशन को चेक किया, तो इसीलिए ये मामले के एक्यूज हैं। हालांकि मैंने सिर्फ बेगम कुलसूम नवाज नहीं बल्कि इसहाक डार की वैक्सीनेशन को भी चेक किया था। ये आपने चेक किया, ये आपने चेक किया दानियाल, लेकिन जिन लोगों ने ये किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, जिन्होंने गायबाना वैक्सीनेशन करवा दी, उनके बारे में कुछ पता चला पाई है हुकूमत अभी तक? कि सिर्फ FIR आपके ही खिलाफ है? जी बिल्कुल, उनके बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला पाए अभी तक। हम लोग 12 दफ़ा ये निशानदेही करते आए हैं कि जो फेक वैक्सीनेशन है वो हो रही है। हमने कई जगह पर ये जाकर बताया है कि एक्सपो सेंटर में किस तरह से लोग जाली पर्चियां जो है वो निकलवा कर वैक्सीन लगवाए बगैर जो है वो बाहर जा रहे हैं, जो कि सवालिया निशान खड़ा होता है। कैसे 2-2 हज़ार रुपए में काम हो रहा है? बिल्कुल, हमने ये तमाम चीजें दिखाई हैं। साथ ही मौजूद रहिए दानियाल, मुसर्रत चीमा साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, तर्जुमान की। मैडम खुशामदीद कहूंगी आपको। ये कुलसूम नवाज की वैक्सीनेशन का इंदराज कैसे हुआ? इसकी तहकीकात पर फोकस के बजाय हुकूमत सहाफ़ी के खिलाफ पर्चा कटवा रही है। मैडम, ये दानिस्ता तौर पर किया गया है या गलतफहमी हो गई है कोई? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किरण, सबसे पहले तो बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके साथ कुछ लोग मिलके, जो कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपकी बात से पहले तो मैं ये एग्री कर लूं कि रिपोर्टर की कोई गलती नहीं है। रिपोर्टर का काम है चीज को, कोई भी इंसिडेंट हो उसको रिपोर्ट करना, और ये उसके फराइज में शामिल है। लेकिन जो असल मामला है उसके ऊपर मैं रोशनी जरूर डालूंगी किरण, एंड आई एम श्योर कि आप बड़ी तहकीक पे मबनी बात करती हैं, प्रोग्राम करती हैं, आपकी रिसर्च टीम हक़ाइक़ पे मबनी बात करती है। देखें, ये कितना हसीन इत्तेफाक है किरण हमारे मुल्क के साथ कि पहले नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन होती है और इन्हीं का एक वर्कर उस चीज को सोशल मीडिया पे पहले हाईलाइट करता, और फिर ब्रेकिंग तो बननी थी, तमाम चैनल्स ने बनाई, जो कि उनका काम है। फिर हसीन इत्तेफाक ये होता है कि उसी खानदान के एक मरहुमा, उनकी वैक्सीनेशन कराई जाती है। देखो, ये ID कार्ड इस्तेमाल होता है, आपको पता है। और फिर हिसाब डार, और फिर कितनी प्रिविलेजेस लेके और कितने फख्र के साथ ये गद्दार, इनको गद्दार कहना इसलिए जायज है क्योंकि ये मुल्क दुश्मनी पे तो लाए हैं। ये इनको ये पता नहीं है कि अपने मुल्क की वैक्सीनेशन को क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि मेरी फैमिली के साथ आपको बिल्कुल आप ये चीज मान रही हैं कि रिपोर्टर के फराइज में ये शामिल है, उसने ये काम किया। लेकिन अब आप ये मुझे बताइए कि बतौर हुक्मरान ये मुझे यकीन दहानी करवा सकती है FIR वापस कब तक ले ली जाएगी? पहले कंप्लीट कर लूं। देखें, कल्प्रिट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो रियल कल्प्रिट्स हैं। उसी भी अगर ये किसी ने एफिशिएंसी दिखाने के लिए इनके खिलाफ किया या अपनी जान छुड़वाने के लिए किया, तो ये बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पे इसके ऊपर अब तहकीक हो रही है। और ये होना इसलिए जरूरी है कि कौन से मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो हमारे पूरी मुल्क की वैक्सीनेशन को बैरूनी जो ममालिक है उनके आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, NCOC के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जबकि WHO और तमाम दुनिया हमारी कोविड रिलेटेड जितनी भी एफर्ट्स हैं, ये FIR कब तक वापस ले ली जाएगी मैडम? अच्छा, मेरे 2 सवाल है, पहले मैं वो रख लूं, वो तो हो ही जाएगी। किसी के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा जो कि जिसकी गलती नहीं है, वो कोई भी हो, अगर किसी ने FIR किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये गलती कल्प्रिट्स को फिक्स किया जाएगा, वो जो कोई भी हुए, वो मैं हुई, आप हुई, मेरा सवाल ये है कि कोई भी हो, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसको जो समझने की जरूरत है। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ एज ए पाकिस्तानी कि आप भी इसके ऊपर जरूर इस चीज को हाईलाइट करें कि ये मुल्क दुश्मनी छोड़ दें। ये लाल जोड़े पहन के जो आके बड़े अच्छे मुल्क के खिलाफ ट्वीट करती है, या जिस तरह से ये पर्सनल अटैक्स ना करें मैडम, पर्सनल अटैक्स प्लीज ना करें। आप मुझे मेरी बात का तो जवाब दे दें। ये FIR कब तक? नहीं, मेरी बात सुने। जब ये मेरे मुल्क के ऊपर अटैक करे, इसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बताने दें।
मैं अभी ट्रैवल करके आई हूँ, मैं बच्चों को लेके, हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज से हम दुबई गए थे टेस्ट कराने के लिए। आपको पता है कि अगर आपके मुल्क की गरीब आवाम, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो तड़प रहे हैं और वो झोलियां उठा उठा के इन गद्दारों को बद्दुआएं दे रहे हैं, कि उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और हर वो ट्रैवलर जिसको हेल्थ इश्यूज के लिए या किसी भी वजह के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके लिए ये लोग मसाइल खड़े कर रहे हैं, ये मुल्क को थ्रेटन कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी थ्रेट है आपके मुल्क के लिए। और हम इस चीज की तय तक जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर ये हमारे मुल्क के 22 करोड़ आवाम को चैलेंज कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो हम इनको जाने देंगे, वो जो कोई भी है? मैं इस वक्त ये जरूर आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे 22 करोड़ आवाम को और अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसकी तय तक पहुंचेंगे। हर महकमे में इनके गद्दार बैठे हैं, जिनको इन्होंने नौकरियों पे भर्ती किया हुआ था, जो 2 टके के भी नहीं साबित होते और मुल्क दुश्मनी पे इस तरह की हरकतें करते हैं। जाहिर है ये किसी ने तो रजिस्टर की है, रिपोर्टर ने तो बहरहाल नहीं की ना, इसने तो रिपोर्ट की है। जिसने ये इसकी रजिस्ट्रेशन की है, और इनको शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ इनका ही खानदान। मैडम एफआईआर कब तक वापस हो जाएगी, प्लीज मुझे बता दें। मैं देखें जी, मैं अभी बिल्कुल ये जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, मैं वहाँ पे अपने ऑफिस के थ्रू और अपने जो भी वहाँ पे हमारे पुलिस के जो डीपीओ हुए, मैं उनसे राब्ता करूंगी। और अगर इनकी कोई गलती नहीं है, जो कि बज़ाहिर नहीं लग रही, तो ऑफकोर्स ये एफआईआर वापस होनी है। और जो भी इसके पीछे मुहर्रकात है, उसके ऊपर मैंने बोला है कि हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हमें उसको मंतकी जान तक पहुंचाना है। साहिबा, एक तरफ आप मान रही हैं मैडम, दूसरी तरफ आप इफ एंड बट्स पे बात कर रही हैं। मुझे बता दीजिए, ये कुलसूम नवाज साहिबा की वैक्सीनेशन की एंट्री मेलसी और इसहाक डार की मुल्तान के अस्पताल से की गई है, कितने लोगों को अभी तक पकड़ा गया, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? नवाज शरीफ की रजिस्ट्रेशन के बाद कहा गया था कि मजीद सख्ती करेंगे, अब तो यकनाशुद दोशुद वाला मामला हो गया है। अब तो बजाय पकड़ने के निशानदेही करने वालों को एफआईआर हो रही है। मैडम बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात सुने, जो पहले जिन्होंने ये रजिस्ट्रेशन की थी वो आज भी अंदर है, वो सलाखों के अंदर, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। लेकिन ये कितने इनके गुल्लू बट, इनके कितने दहशतगर्द बैठे हुए हैं किस किस इदारे के अंदर, जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, अपने गरीब आवाम के साथ, और अपने मुल्क की जो एक क्या कहते हैं कि सॉवरेनिटी को ये तो चैलेंज करने वाली सीधी सीधी बात है कि आप अपने खुद तो लंदन में आप मजे से जा रहे हैं और आप भी एनआरओ लेने के लिए बिल्कुल ठीक है मैडम। ये जो वैक्सीनेशन के सिस्टम को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वो गलती पर हैं, लेकिन जो आप लोगों की तरफ से किया गया रिपोर्टर के साथ जो अपना फर्ज अदा कर रहा था, जो निशानदेही कर रहा था, वो भी गलत है। सर मैडम कोशिश करें कि इस मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। क्विकली तस्वीर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी। नलकों और लाइन्स में पानी नहीं देंगे, सिर्फ पानी बेचेंगे, फरोख्त करेंगे। हुकूमत सिंध ने पानी को तरसते कराची में नया वाटर हाइड्रेंट खोलने का फैसला किया है। मंगो पियर मियावाली कॉलोनी में किमाड़ी हाइड्रेंट कायम किया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट इस पर मोहम्मद अली हफीज़ ने तैयार की है 7 से 8 के लिए, देखिए। कराची वाले पानी के लिए पहले ही परेशान हैं। डिफेंस हो या गुलशन इकबाल या फिर कोई और इलाका, मकीन महंगे दामों टैंकर डलवाने पर मजबूर हैं। ऐसे में कराची वालों के लिए हुकूमत सिंध ने एक और बुरी खबर सुना दी। शहर में नया किमाड़ी वाटर हाइड्रेंट खोलने का फैसला कर लिया गया। शहर का ये 7वां सरकारी हाइड्रेंट मंगोपीर रोड मियावाली कॉलोनी के पंपिंग स्टेशन के साथ कायम होगा। वाटर बोर्ड ने नए हाइड्रेंट की नीलामी के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया। पानी के लिए परेशान सियासी रहनुमा और आवाम नए हाइड्रेंट के कयाम पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए इस इकदाम को कराची दुश्मनी करार दे रहे हैं। वहाँ 25 हाइड्रेंट खुल गए, वहाँ पानी बिक रहा है। पानी नलकों में नहीं, पानी टैंकरों के जरिए बेचना है। ये हाइड्रेंट, आपको तो पता है हाइड्रेंट का सिस्टम, करोड़ों रुपए की रिश्वत चलती है तो एक हाइड्रेंट की परमिशन बनती है, उसके बाद फिर वो हाइड्रेंट जो है बिकते हैं। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ छोटे छोटे गलियों में और भी औरंगी टाउन में हाइड्रेंट्स बने हुए हैं। ये बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। इनको पानी, ये हालांकि पानी लाइन से अगर दें, थोड़ा सा उसकी प्लानिंग कर लें, मैनेज कर लें उसको प्रॉपरली, तो ये पानी लोगों को नलकों में मिल सकता है। पानी के लिए लोग मर रहे हैं, कतरा कतरा पानी बूंद के लिए लोग मरते जा रहे हैं और टैंकर माफिया हज़ारों रुपए बल्कि लाखों रुपए ये वसूल कर रहा है हमारी आवाम से। और ऐसे मौके पर नया वाटर हाइड्रेंट खोला जा रहा है मंगोपीर में डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के नाम से। तो ये सिंध हुकूमत की तरफ से ये कराची के साथ ज़्यादती है। पब्लिक के लिए कुछ अच्छा सोचे, पब्लिक के लिए अच्छा सोचोगे तो पब्लिक तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगी।
मैं बिलावल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वज़ीर आला साहब को बोले इस काम को बंद करें, पब्लिक को सहूलत दें। बताए कराची के पोश इलाके तो छोड़ दे, आप ओल्ड सिटी एरिया में आ जाए, आप कहीं पर मुझे बताए कि कोई बंदा कह रहा हो कि मैं पानी नलके से यूज़ कर रहा हूँ। कोई नलके से यूज़ नहीं कर रहा। हमें 500 1000 हफ्ते में 2 बार 3 बार ये हमें पानी की टैंकर या छोटे टैंक हमें लेने ही पड़ते हैं। कराची को इस वक्त 560 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि जरूरत 1200 मिलियन गैलन पानी की है। ऐसे में मजीद हाइड्रेंट के कयाम से शहर में पानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। वाटर बोर्ड के आला हुकाम किमाड़ी हाइड्रेंट पर ऑन कैमरा बात करने से कासिर हैं, जबकि एक ऑफिसर का दावा है हुकूमती जमात के सरकर्दा कई रहनुमा किमाड़ी हाइड्रेंट को कायम करवाने में पेश हैं। जराए का कहना है कि मंगोपी रोड मियाँ वाली कॉलोनी में बनने वाले किमाड़ी हाइड्रेंट को एतराफ की रहायशी आबादी के हिस्से का पानी दिया जाएगा, जिसके बाद नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद और औरंगी टाउन के बाद इलाकों में पानी की शदीद किल्लत का सामना होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख साहब ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। सर, बार बार ये हाइड्रेंट्स के हवाले से हम बात करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है, एक और नया हाइड्रेंट बन रहा है। हलीम साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची में हाइड्रेंट माफिया और हाइड्रेंट की जो कमाई है वो हेरोइन से, चर्च से, मंशियात से ज्यादा बड़ी कमाई हाइड्रेंट में होती है। और इशू ये है कि इस वक्त चूँकि तो वजीर बल्दियात के साथ के पर कटे हुए जरा बहुत सारे इदारे उनसे ले लिए गए हैं। मुर्तज़ा वहाब ने आके SPCA और ये सारे KMC को सबको संभाल लिया है। अब जितना भी है वाटर बोर्ड के ऊपर जोर दे दिया गया। इससे पहले गुलशन हदीद में हाइड्रेंट कायम है, मलीर में, सफूरा में हाइड्रेंट कायम है। ये हाइड्रेंट कायम करने का मकसद ये है कि गरीब की आबादियों को पानी ना मिले। मेरे हल्के में भी पानी नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल जरदारी जरा बहुत बड़े पानी के, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बताएं कि ये कौन सा फार्मूला है कि नलके से पानी आता नहीं है और टैंकर से पानी आता है। बिलावल जरदारी बताएं, जैसे उन्होंने फार्मूला दिया था कि जी बारिश आती है तो पानी आता है, ये कौन सी साइंस है कि हाइड्रेंट में पानी आता है, हाइड्रेंट के जरिए पानी आता है, वही पानी जो नलकों से आना चाहिए वो नहीं आता है। इस वक्त वाटर बोर्ड का जो MD है वो मैं समझता हूँ कि करप्ट तरीन बंदा है। अरबों रुपए की करप्शन हो रही है उसमें। वजीर बल्दियात से लेकर नीचे एक नया वाटर माफिया सिस्टम कायम हो चुका है। शहर कराची का ये वोट लेना चाहते हैं। ये कराची वालों के लिए मैं कहना यजीदी हुकूमत है, ये यजीदी हुक्मरान है जो 13 साल में K4 के तहत 13 साल और 13 अरब इन्होंने जाया किए। और अब कराची में टैंकर के जरिए पानी ले लो, पैसों में पानी ले लो, नलकों से नहीं देता। हलीम आदिल साहब, आपसे और दीगर ऑपोजिशन के लोगों से ये बातें तो मैं सुनती रहती हूँ, कुछ करें ना कराची के मसाइल हल करने के लिए, कराची वालों के पानी का मसाइल हल करने के लिए एटलीस्ट कुछ करें तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे।